जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं अजय बेरो आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्जो हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। आज हम हमारा 500 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक प्रदेश, डिविजन, फिजिकल डिविजन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। हमारे चैप्टर का नाम है भौतिक प्रदेश। फिजिकल डिविजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिविजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो भौतिक प्रदेश होते क्या है? जैसे मान के चलो, जैसे मेरा शरीर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वो जैसे मेरे को देख रहे होंगे तो आपको मुझे बार बार देखने में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा सिर दिखाई दे रहा है, मेरा फेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेरा धड़ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वैसे मैं बोल के चलूँ तो मेरा मेरा धड़ है, मेरा हाथ है, मेरा सिर दिखाई दे रहा है, आपको मेरे पैर है। तो ये मेरा बार बार देखने पे आपको जो मेरा संरचना दिखाई दे रही है, बॉडी के जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे फिजिकल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि मान के चलो, हम इसको मान के चल रहे फिजिकल डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम देखेंगे राजस्थान का फिजिकल डिवीजन क्या है, डिवीजन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें हम तीनों का ही एक जैसा प्रदेश पढ़े जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे हम अदर कंट्रीज की पढ़े, चाहे हम हमारे इंडिया की पढ़े, चाहे हम राजस्थान की पढ़े, सारे भौतिक प्रदेश एक जैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इनमें नाम अलग होता है, इनकी दिशाएं अलग होती है, इनका जो आकार है, इनकी लंबाई वगैरह वो सिर्फ अलग होती है, बाकी ये होते हैं एक प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि भौतिक प्रदेश होते हैं, ये होते कौन कौन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कि बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हमारा आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। फिर आप जैसे मान के चल कहीं आगे गए, थोड़ी देर जाके आपने देखा होगा कि एक पहाड़ जैसा है, लेकिन ऊपर जाके देखते तो वो अपन को मैदान जैसा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेन एरिया होता है मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि मैदान का एक दूसरा रूप होता है मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे भौतिक प्रदेश होते हैं। तो आज हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि भौतिक प्रदेश, इनका जो वर्गीकरण होता है दो दो आधारों पे किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आधार पे किया गया है, एक तो किया गया व्यक्तिगत। व्यक्तिगत आधार पर, ह्यूमन बेसिस। और दूसरा क्या गया? भौगोलिक आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत आधार पर जैसे कि मैं हूँ, मैंने आपको मैं राजस्थान जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे मान के चलो मैं कहीं पे घूमने गया, मैंने राजस्थान में ऐसी चीज़ें देखी तो मुझे अलग दिखाई दी, तो मैंने उनको अपनी किताब पे लिख दिया और मैंने उनको अपने अनुसार उनको एक अलग नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हम व्यक्तिगत आधार पर। और एक होता है भूगोल के आधार पर, जिसको हम प्रकृति के अनुसार देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार किन किन मुख्यतः किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, आज हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिगत आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यक्तिगत आधार पर कैसे है, जैसे कि मान सकते हैं हमारा राशन का मैप बना लेते हैं और हम इधर, और व्यक्तिगत आधार पर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत आधार पर देखते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर हुए हैं, इन भूगोल विद्या भी है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, वीसी मिश्रा के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर, वीसी मिश्रा के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में विभाजित किया गया है, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक का नाम था, वो था राजस्थान का भूगोल। जो उन्होंने सन 1967 में लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने नहीं, राजस्थान भूगोल कईयों ने लिखी, कई प्रोफेसर हुए हैं, कई व्यक्तिगत हुए हैं, मतलब कई विद्वान हुए जिन्होंने राजस्थान भूगोल लिखा है, लेकिन इनके द्वारा राजस्थान भूगोल लिखी गई थी 1967 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जो उन्होंने राजस्थान के भूगोल में
इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि 7 भौतिक प्रदेश व्यक्तिगत आधार पर पीसी मिश्र ने किस प्रकार किए थे। तो जैसे कि वह जब घूमने निकले, जब राजस्थान का भ्रमण करने निकले, दौरे पर निकले, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, सबसे पहले उनको अरावली पर्वतमाला दिखाई दी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी गुजरात से दिल्ली के मध्य स्थित है। गुजरात का मैं आपको बता के चलो, जो हमारी गिरनार पहाड़ियाँ हैं, गिरनार पहाड़ियाँ से लेके और यहाँ पे दिल्ली तक, यहाँ से स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जब ये राजस्थान दौरे पे निकले भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने अरावली पर्वतमाला को देख के उन्होंने पहला प्रदेश बताया अरावली प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया अरावली प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब वह अरावली पर्वतमाला से पश्चिम की ओर चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि जो हमारा जैसलमेर बीकानेर जो पार्ट है वो शुष्क प्रदेश है। मतलब शुष्क प्रदेश होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शुष्क प्रदेश मतलब होता है वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा ही पाई जाती है, उसको शुष्क प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम होता है राठी प्रदेश, उसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि इस उसको हम इससे अंकित करते हैं, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो उन्होंने वहाँ की जो जलवायु थी वह शुष्क थी, मिट्टी वहाँ पर रेतीली थी, इसलिए उन्होंने उस प्रदेश को नाम दिया शुष्क प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो पहला था उस अरावली पर्वतमाला की अरावली प्रदेश, दूसरा था हमारा शुष्क प्रदेश। तीसरा उन्होंने जस्ट शुष्क प्रदेश के जस्ट बगल में अरावली पर्वतमाला और शुष्क प्रदेश के मध्य उन्होंने देखा कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी अच्छी पाई गई है। 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर की वर्षा पाई गई है, जिसको दूसरा नाम दिया गया बांगड़ प्रदेश कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बांगड़ प्रदेश। तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा थी वो 25 से 50 सेंटीमीटर पाई गई थी, तो उन्होंने इस प्रदेश को नाम दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने 3 नाम दे दिया, अरावली पर्वतमाला, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तथा वह जब दौरा कर रहे थे, राजस्थान का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वह हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग में कुछ नहरें दिखाई दी उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे महाराजा हुआ करते थे गंगानगर के, श्री मतलब जिनके नाम पर ही गंगानगर नाम पड़ा है जिले का, वो थे हमारे राजा मतलब श्री राजा गंगा सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे गंगा सिंह। तो उनके द्वारा हमारे राजस्थान में पहली नहर लाई गई थी, गंगा नहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक तो गंगा नहर है और एक हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में 2 नहरें, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे नहरें बह रही, तो उन्होंने इस प्रदेश को नाम दे दिया नहरी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे नहरें दिखाई दी उनको, तो उन्होंने इस प्रदेश को नाम दे दिया नहरी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको नाम दिया उन्होंने नहरी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं हम। व्यक्तिगत आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में, 7 भागों में। अब हम 7 लिख देते हैं। पहला था हमारा अरावली प्रदेश, दूसरा था हमारा शुष्क प्रदेश, तीसरा था हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा है हमारा नहरी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला बीच में तथा इसके 3 इधर और 3 इधर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने पश्चिम वाले देख लिए 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पूर्व वाले। तो जब उन्होंने दौरा कंप्लीट कर लिया वीसी मिश्रा ने, तो हमारे अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर दिशा में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह जब यहाँ पे पहुंचे पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में पहुंचे, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कृषि की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है शुष्क प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत कम पाई जाती है। लेकिन जो हमारा राजस्थान का जो पूर्वी भाग है
यहाँ पे नदियों को जाल पाया जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी मतलब नदियाँ हैं, लेकिन पानी बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे देखें तो मान के चलो डूंगरपुर के साइड में हमारे माही नदी आती है, उसके बाद हमारी यहाँ कोटा से होती हुई हमारी चंबल नदी है, उसके बाद फिर हमारी बनास नदी है, फिर बाणगंगा नदी है। ये छोटी मोटी नदियाँ खूब सारी हैं, तो इसलिए यहाँ पे पानी अच्छा खासा पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पे नम भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नम भूमि क्षेत्र जो यहाँ पे उपजाऊ मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो पूर्व राजस्थान है यहाँ पर कृषि कृषि तो बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र यहाँ पे हमारे पशुपालन देखा गया, उन्होंने कृषि बहुत अच्छी होती है। उन्होंने जब देखा कि पूर्व राजस्थान में कृषि तो हो रही है अच्छी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने औद्योगिकरण देखा। ठीक है फ्रेंड्स, औद्योगिकरण देखा, क्योंकि पूर्व राजस्थान में औद्योगिकरण बहुत अच्छा फैला हुआ है। क्योंकि हमारे अगर इसको उदाहरण देखें औद्योगिकरण का, तो हमारा जो अलवर जिला है, अलवर जिले में बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर उद्योग धंधे बहुत अच्छे हैं। अलवर भी है, वैसे हमारा जो जयपुर है, जयपुर में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, लेकिन जो हमारा अलवर है उद्योग दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे मान के चलो हमारी अशोक लैंड है, वो भी हमारा अलवर में है। और हमारे राजस्थान में जो बियर बनाने कंपनी, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे अलवर में ही है। उसके अलावा और भी अन्य सारी कंपनियां हैं जो हमारे अलवर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि अलवर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे केंद्र है, हमारी जो राजधानी है भारत की, तो हमारी दिल्ली है। दिल्ली अलवर के पास में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे मेगा सिटी होगी, तो एक तो हमारा जयपुर हो गया, एक हमारा दिल्ली हो गया अलवर की, इसलिए इसको व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा केंद्र मिलेगा अलवर। ठीक है फ्रेंड, तो उन्होंने देखा कि पूरी राजस्थान में कृषि के साथ औद्योगिकरण पाया गया है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने उस प्रदेश को नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण बहुत अच्छा फैला हुआ है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ अलवर का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा हमारा पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम छठा देखेंगे और सातवां देखेंगे। तो छठा क्या है, वह थोड़ा पूर्वी मैदान से नीचे उतर के है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी मैदान से नीचे की तरफ चल के आया। तो उन्होंने देखा, मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे चंबल वाला एरिया है, चंबल वाला एरिया में हमारे कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर, ये मुख्य हमारे जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि चंबल यहाँ पे बीड़ बनाती है। मैंने आपको जब मैंने ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थान पढ़ाए थे, राजस्थान की स्थिति पढ़ाई थी, मैंने आपको ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से मैंने बताया था कि बीड़ किसे कहते हैं, कि चंबल के अवनालिका पर्दन और उत्खनन स्थलाकृतियों से बने क्षेत्र को बीड़ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने जब यहाँ पे चंबल नदी को देखा, उन्होंने चंबल नदी देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे हाड़ौती का पठार था, हाड़ौती का पठार। उन्होंने लेकिन ऊपर से देखा, लेकिन वो अंदर गहराई में नहीं गए। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ उन्होंने ऊपर को आधार मानकर उन्होंने प्रदेश में विभाजित कर दिया राजस्थान को। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये तो सिर्फ जैसे मान चलो मेरा बाहर से आपको जो दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर भी, जैसे मेरे अंदर है मांसपेशियां हैं और विभिन्न प्रकार नसें हैं, फिर मेरा रक्त है, तो उन्होंने अंदर नहीं देखा कि अंदर हमारा जो हाड़ौती पठार है, उन्होंने उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर का राशन ऊपर से देखा और उसका वर्गीकरण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने जब चंबल नदी को देखा, तो चंबल नदी के उन्होंने बीड़ क्षेत्र को देखा, बीड़ क्षेत्र को, तो इसके नाम पर उन्होंने रख दिया यहाँ पे चंबल बीड़ क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो छठा है वो हमारा चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा छठा हो गया। जब ये चंबल बीहड़ नदी नीचे उतर के आए, चंबल से जब वो नीचे उतर के आए, हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में आए, यहाँ पे दक्षिण भाग में आए, तो उन्होंने देखा कि हमारा दक्षिण भाग और ये हमारा पूर्वी भाग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा थोड़ा पूर्वी। उन्होंने देखा कि हमारे दक्षिण भाग में अच्छी खासी नदियां हैं, यहाँ पे जल बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नदियां बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमारे पूर्व राजस्थान में कृषि हो रही थी, इसी प्रकार हमारे दक्षिण राजस्थान में बहुत अच्छी कृषि हो रही है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पूर्व राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र पाया गया औद्योगिक, लेकिन हमारे राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में कोई भी उद्योग धंधे नहीं देखे गए। वहाँ का जो मुख्य आधार था वो हमारी कृषि थी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम मान के चलते हैं, जैसे मान चलो हम गाँव में रहते हैं, हमारा जीवन चलाने के लिए हम कृषि करते हैं, उसके साथ हम पशुपालन भी करते हैं, उसके साथ हम कोई अन्य धंधा भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रकार हमारे जो दक्षिण राजस्थान के जो किसान थे वो सिर्फ कृषि पर निर्भर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि हम कृषि को बहुत अच्छा विस्तार देखा, जो हमारे दक्षिण से पूर्व की ओर देखा उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सातों प्रदेश पढ़ सकते हैं, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, तो बात हो गई कि भौतिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया था, व्यक्तिगत आधार पर और भौगोलिक आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने व्यक्तिगत आधार पर देखा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल जो 1967 में पारित की गई थी, उसमें उन्होंने राजस्थान के 7 भौतिक भागों में विभाजित किया गया, जिसमें अरावली पर्वतमाला तथा इसके 3 पश्चिम तथा 3 ही पूर्व बताए गए थे। अरावली प्रदेश पहला, दूसरा था हमारा शुष्क प्रदेश, तीसरा हमारा अर्धशुष्क प्रदेश, चौथा हमारा नहरी प्रदेश तथा पांचवा हमारा है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, छठा हमारा चंबल बीएड प्रदेश और सातवां हमारा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भौगोलिक प्रदेश हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और व्यक्तिगत आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट है भौगोलिक आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब भौगोलिक आधार पर हमने व्यक्तिगत आधार पर हमने 7 पढ़ लेते, लेकिन भौगोलिक आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स, भौगोलिक आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और उनका जो वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का आधार है वो हमारा उच्चावच जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और इसका जो वर्गीकरण किया गया है, जो 4 प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधारों पे किया गया है। वर्गीकरण का जो 2 आधार है वो हमारा पहला उच्चावच और दूसरा हमारा जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ भाग। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चावच मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग। अब हम देखते हैं कि भौगोलिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले देखेंगे उच्चावच के आधार पर देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट मान चलते हैं। ये हमारा हो गया पर्वत और ये ही हमारा मैदान, मान चलो पठार हो गया, और ये हमारा हो गया मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने वर्गीकरण कर दिया, इसको 4 का आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया पर्वत, ये हो गया पठार, ये हो गया हमारा मैदान। तो भाई उच्चावच के आधार पर 3 भाग है भौतिक प्रदेशों के। ठीक है फ्रेंड्स, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत सामान्यतः मैदानों में या फिर समतल भूमि क्षेत्र पर ऊंचे उठे भागों को पर्वत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका शेप कोनिकल फॉरेस्ट के जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पठार क्या होता है? पठार और मैदान, अब हम पहले पठार को बाद में देखेंगे। मैदान तो क्या होता है? फील्ड होता है, सिंपल फील्ड, प्लेन भाग, उसको मैदान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी नदियों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं पठार। पठार क्या है? तो पठार पर्वत और मैदान का एक मिश्रित भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम देखते हैं जो ऊंचाई पे जैसे हम देखेंगे, देखने में तो लगता है जैसे ये पहाड़ है, लेकिन जब उसके ऊपर जाएंगे तो उसका जो ऊपर वाला जो एरिया होता है बिल्कुल सरफेस प्लेन एरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये मैदान और पर्वत का मिश्रित रूप है, जिसको हम पठार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जलवायु। अब जलवायु के आधार पर हमको एक प्रदेश बताया गया है, वो है हमारा मरुस्थल। मरुस्थल है जो मुख्यतः मैदान का ही भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मरुस्थल होता है, ये हमारा मैदान का ही भाग होता है। जलवायु, यहाँ पे जलवायु दे देते हैं। तो जलवायु हमारे जो शुष्क मरुस्थल में क्या है? बारिश नहीं होती, और बारिश इसका पार्ट है जलवायु का। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको जलवायु के अनुसार एक अलग बताया गया मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, मरुस्थल। अब देखते हैं कि मरुस्थल कैसे बना। कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मरुस्थल क्या होते हैं। 0 से 25 सेंटीमीटर वाले कम वर्षा वाले भूगोल क्षेत्र को शुष्क प्रदेश कहा जाता है, और मरुस्थल, मरु मतलब शुष्क। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ को मैंने पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत कम ही मात्रा में होती है, इसलिए जलवायु, वर्षा जो जलवायु का ही आधार है। और यहाँ पे मरुस्थल को जलवायु के अनुसार 4 भौतिक प्रदेश हो गए, और उच्चावच के अनुसार हमारे 3 है, और जलवायु के अनुसार हमारे 4 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमारे हो गए भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण इसका दो वर्गीकरण का आधार इसका 2 थे, उच्चावच और जलवायु। उच्चावच के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया था, पर्वत, पठार, मैदान। और जलवायु के अनुसार एक अलग पार्ट बना दिया गया मरुस्थल। जो मरुस्थल है जो हमारे मैदान का ही भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हम देखेंगे हमारे जो भौगोलिक भौतिक प्रदेश है, हम देखेंगे हमारे जो भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हमारा मरुस्थल ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं हमारा अरावली पर्वतमाला, क्योंकि हमारे राजस्थान में पर्वत है जो हमारे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैंने जब राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ी जब मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा हाड़ौती का पट्टा सॉरी मैदान, इसको हम लिख सकते हैं पूरी मैदान। फिर हमारा हाड़ौती का पठार। अब हम इसके सामान्य जानकारी देखेंगे, इसको हम विस्तृत भी पढ़ेंगे, एक भाग को विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे इनकी। तो कुछ पॉइंट है जिनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो हम पहला पॉइंट लेंगे हमारे जो हमारा एरिया है, एरिया इन चारों का जो एरिया है उसके आधार पर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मान सकते हैं कि हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, इनको हमने कुल मान के चला 100%। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों को हमने मान के चला कुल 100%। अब हम देखेंगे इनका जो एरिया किस प्रकार है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया क्षेत्रफल। हमारे मरुस्थल का जो एरिया मरुस्थल का हमने इनको कुल राजस्थान के कुल एरिया हमने 100 मान लिया, 100% मान लिया। इसमें हमारा जैसे मान चल 4 भागों में विभाजित करते हैं तो 25% भाग का मतलब भट्ट में आता है। लेकिन हम इसका देखेंगे हमारा मरुस्थल है जो कितने परसेंट एरिया में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि जो हमारा मरुस्थल है ये हमारा 61.11% एरिया में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो मरुस्थल है ये हमारा 61.11 एरिया में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला हमारे 9% एरिया में फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला हमारे 9% एरिया में फैली हुई है। मरुस्थल हमारा 61.11% एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं पूरी मैदान। पूरी मैदान हमारे 23% एरिया में फैला हुआ है पूरी मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं हमारा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार हमारा 6.89 दिख नहीं रहा होगा आपको, 6.89% भाग में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगा हमारा एरिया के हिसाब से भाग। एरिया के हिसाब से हम देखते हैं तो कुल हमने हमारे राजस्थान को 100% मान लिया, जिसमें हमारा जो मरुस्थल हमारा आपके लाइन 61.11% भाग लिए हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे अरावली पर्वतमाला है सबसे 9% भाग पे है, तथा पूर्व मैदान हमारा 23% भाग लिए हुए है, तथा हमारा जो हाड़ौती पठार है वो हमारा 6.89% 9% भाग लिए हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा एरिया। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या कि हमारी जनसंख्या कितने परसेंटेज में निवास करती है। तो पॉपुलेशन हमने एरिया देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल में अब हमने जैसे मान चलो हमने 4 भाग है, हमारे राजस्थान के 4 भाग है, भौतिक प्रदेश के 4 भाग हैं। तो हम जैसे हम जनसंख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, 2 इसको दे देते हैं और एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका, 100 का 2 भाग 50-50। तो हमने इन दोनों प्रदेशों को 50 दे दिया और इन दोनों प्रदेशों को 50 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हमारा मरुस्थल वो कितनी परसेंट जनसंख्या हमारे मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं तो हमारे जो मरुस्थल में हमारे 40% जनसंख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 40% जनसंख्या। हमारे अरावली पर्वतमाला इसमें हमारे 10% जनसंख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40 और 10 50। अब रहे इसका 50 कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा जो पूरी मैदान है, पूरी मैदान में जो जनसंख्या निवास करती है वो हमारी है
39%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो हरदी पठार है, हरदी पठार में हमारी 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एरिया कितना कम है और जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया कितना कम है और जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, इसमें एरिया कितना कम है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, और इसमें एरिया सबसे ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान सकते हैं 61 तो कमरे हैं और रहने वाले लोग 40, ऐसे मान सकते हैं कि भाई कमरे तो हमारे घर में 61 कमरे हैं लेकिन रहने वाले लोग हमारे 40 हैं। इसको बाद हम देखते हैं अरावली अरावली पर्वतमाला में हमारे 9 तो कमरे हैं और रहने वाले हमारे 10 लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे एक मेंबर ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पूरे मैदान में हमारे 23 कमरे हैं और रहने वाले लोग हमारे 39 लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक पड़ा हम मान सकते हैं लगभग हम उसको 7% मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमरे तो हमारे 7 हैं और रहने वाले लोग हमारे 11, तो सिर्फ 4 का फर्क पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये तो हमारे हो गए एरिया और हमने जनसंख्या के हिसाब से देख लिया। अब हम देखते हैं इसको जिलों के साथ, देखते हैं जिलों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जिला डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मरुस्थल है, मरुस्थल में हमारे 12 जिले आते हैं, 12 जिले। ठीक है फ्रेंड्स, और 12 जिले कौन कौन से आते हैं जब हम मरुस्थल पढ़ेंगे, जब आपको विस्तृत बताऊंगा कि हमारे मरुस्थल में हमारे 12 जिले कौन कौन से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में हमारे 13 जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं लेकिन मुख्यतः इसमें 7 जिले गिने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य इसमें 7 जिले हैं। वैसे तो 13 जिले आते हैं लेकिन मुख्य हमारे 7 जिले हैं, 13 / मुख्य 7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 जिले मुख्य है। वैसे 13 जिले हैं अरावली में लेकिन मुख्य 7 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान में हमारे कितने जिले आते हैं, तो पूर्वी मैदान में हमारे 10 जिले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 10। उसके बाद हम आर्थिक पठार में हमारे 7 जिले आते हैं। इसमें जिलों की संख्या भी 7 है और उसका जो एरिया वो भी लगभग 7% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात होगी हमारे, हमने एरिया देख लिया, जनसंख्या देख ली, जिला देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ की जो मृदा है, मृदा किस प्रकार पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मृदा सोइल। ठीक है फ्रेंड्स, मरुस्थल में देखते हैं तो मरुस्थल से आपको पता चल रहा होगा मरु मतलब शुष्क। तो यहाँ पे शुष्क मतलब आप अंदाजा लगा के देखिए कि मरुस्थल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले तैतीस सागर हुआ करता था, तैतीस सागर, तो अब वो तैतीस सागर सूख गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि मतलब जो मृदा पाई जाती है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है यहाँ पे। तो जो मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वो हमारी रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली। ठीक है फ्रेंड्स, रेतीली। इसका दूसरा नाम है बलुई। बलुई मृदा क्या है, वह मृदा जिसके जो कणों का आकार मोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोटा कणों का आकार होता है। एक हमारी चिकनी मिट्टी होती है, एक हमारी बलुई मृदा है। यदि आप एक बाल्टी भर के बलुई मृदा पानी डालोगे तो जल्दी से जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन आप जैसे चिकनी मिट्टी डालोगे तो पानी वहीं पे वहीं भरा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चिकनी मिट्टी में कणों का आकार बहुत बारीक होता है, लेकिन जो हमारी जो बलुई मृदा होती है उसमें कणों का आकार बहुत मोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे मरुस्थल में हमारे रेतीली और बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं अरावली। तो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए अरावली पर्वतमाला है। यदि मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा वनस्पति कहाँ पे पाई जाती होगी, सबसे ज्यादा वेजिटेशन कहाँ पे पाई जाती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, भाई मैदानों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं मान सकता हूँ ठीक है भाई मैदानों में पाई जाती है, लेकिन मैदानों में पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती, क्योंकि मनुष्य ने अपने औद्योगिक क्षेत्र और अपने विकास के लिए जंगलों को काट दिया तथा अपने रहवास के लिए घर बनाए तथा अपने काम धंधों के लिए उद्योग धंधे विकसित किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से उन्होंने सारी वनस्पति हटा दी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मात्रा में बची हुई है। फिर आप बोलोगे कि भाई हाड़ौती पठार में पाई जाती होगी। हाड़ौती पठार आपको पता है पठारों में विशेष प्रकार जैसे ज्वालामुखी से पठार का निर्माण हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खनिजों का भंडार होता है पठार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पता है माइनिंग वगैरह होती रहती है, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई खनिजों की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम फर्टाइल सॉइल कह सकते हैं। लेकिन हाँ भी बात सोच से देखिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पठारों में माइनिंग वगैरह होती है, खनन का कार्य होता है, तो
तो खनन कार्य है तो उन्होंने वहाँ पे सारे पेड़ हटा दिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम देखेंगे कि आप बोलोगे मरुस्थल में, तो भाई मरुस्थल में वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और वहाँ पे अगर वनस्पति पाई जाती है तो वहाँ पे कटली वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं जीरोफाइट वनस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पर्वत होते हैं, पर्वत में हमारे सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, सबसे ज्यादा वेजिटेशन हमारे पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पर्वत में जो मिट्टी होती है उपजाऊ मिट्टी होती है, और पर्वत से ही हमारी नदियों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पर्वतों पे मानव को कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन अपना उगती है, बहुत अच्छी मात्रा में वेजिटेशन उगती है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी हमारे राजस्थान में जितने भी हमारे जो जंगल है वो हमारे अरावली पर्वतमाला में फैले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान चलते हैं। और अरावली पर्वतमाला में एक बात तो ये होगी कि हमें वेजिटेशन बहुत अच्छी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम नाम देंगे, इस वनस्पति यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है इसको हम नाम देंगे वनीय मृदा। तो यहाँ पे वन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं वनीय मृदा। दूसरा हम इसको नाम देंगे पर्वतीय मृदा, क्योंकि हमारे पर्वतों में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। तो भाई मरुस्थल में हमारे दो प्रकार की मृदा पाई जाती है, मतलब प्रकार तो एक ही, इसको कहते हैं अलग अलग भाषा में, रेतीय या फिर बलुई मृदा मरुस्थल में। इसके बाद हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला में, तो यहाँ पे हमको पाई जाती है वनीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान में आपको पता है पूर्वी मैदान का निर्माण हमारे नदियों से हुआ है, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, फिर आपके माही नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपके विभिन्न प्रकार नदियां हैं छोटी मोटी, तो उन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहवा के लाए जाने के कारण जिस मिट्टी से निर्माण हुआ है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी के मैदान भी कह सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाया था बांगड़ प्रदेश, अब मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान के बांगड़ प्रदेश, उसमें मैंने आपको कहा था कि अरावली के पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अरावली के पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिम भाग में पाई जाती है, तो नदियां हैं जो पर्वत से निकलेगी तो हमारे पश्चिम में भी निकलेगी और हमारे पूर्व में भी निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं, तो उनके द्वारा मिट्टी पाई जाती है, बहा के लाई जाती है, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जिस मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ उसको हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पूरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा अपन पानी बहाव के साथ या विभिन्न प्रकार के पत्थरों को फोड़ती हुई लाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के पत्थर फूटेंगे, एक दूसरे टकराएंगे तो उससे मिट्टी का निर्माण होगा, तथा उन पत्थरों में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए हमारी जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम होता है कच्छारी मिट्टी, जलोढ़ कह दो या फिर कच्छारी कह दो। ठीक है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी या फिर कच्छारी मिट्टी, पूरे मैदान में हमारे जलोढ़ मिट्टी और कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा हार्दिक पठार, हार्दिक पठार में हमारे आपको मैंने बताया था हार्दिक पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। भारत के अनुसार देखें तो भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार का इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, तथा ज्वालामुखी में जैसे जब ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ अंदर से लावा निकाल के लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं उस मिट्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हार्दिक पठार की जो मिट्टी पाई जाती है उसका जो मैं आपको बताऊँ जो खनिज निकल के आते हैं ज्वालामुखी में, तो खनिजों के कारण मिट्टी का रंग काला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि खनिज बहुत सारे खनिज मिलके मतलब बहुत सारे खनिज होते हैं इस मिट्टी में, और ज्वालामुखी निकला तो ज्वालामुखी ठंडा होता है तो मतलब हल्का हल्का काला रंग दिखाई देने लग जाता है उस मिट्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कह सकते हैं काली मिट्टी या इसका दूसरा नाम है कपासी मिट्टी। अब इसको कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमारी कपास कॉटन कपास की कृषि के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। लेकिन राजस्थान में आप सुन रहे हो भाई काली मिट्टी और कपासी मिट्टी खा जाता है, तो सबसे ज्यादा कपास यहीं पे होती है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कपास हमारे हार्दिक पठार में होती है, सबसे ज्यादा कपास हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा कपास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम है कपासी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी कपासी मिट्टी के सॉरी कपासी कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और यदि हम जब भारत के संदर्भ में देखेंगे तो काली मिट्टी को यहाँ पे एक नाम देगा रेगुर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुर या फिर रेगुड़, तो हम इसको पढ़ेंगे रेगुर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। तो ये हमारी मृदा होगी कि भाई मरुस्थल में हमारी रेतीली या फिर बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला में हमारे वनीय या फिर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे पूरी मैदान में हमारे जलोढ़ या फिर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे
हड़ौती के पठार में हमारी काली मिट्टी और मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।